तो दोस्तों लगातार अमेरिका के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि भारत रशिया से दूर हो जाए और अमेरिका के हथियारों को परचेज करे। हालांकि अमेरिका के इस तरीके के लगातार प्रयास के विपरीत भारत की तरफ से लगातार अमेरिका को झटका दिया जा रहा है और हाल ही में भारत ने अमेरिका को और एक बड़ा झटका दिया है और शायद इसके बारे में अमेरिका कभी सोचा भी नहीं होगा। और दोस्तों ये झटका भारत ने अमेरिका को तब दिया जब भारत ने इजरायली और रशियन हथियारों को मिला दिया। मतलब दोनों स्टेट ऑफ द आर्ट हथियारों को मिला के एक खतरनाक कॉम्बिनेशन भारत ने बनाया। बेसिकली दोस्तों बताया जा रहा है कि भारत के बेड़े में जो रशियन Mi-17 V5 जैसे हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उन हेलीकॉप्टरों के अपग्रेडेशन के अंतर्गत अब हेलीकॉप्टरों में स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट मिसाइलों को लगाया जाएगा। दोस्तों ये स्पाइक जो मिसाइल है ये असल में इजरायली कंपनी की तरफ से बनाया हुआ दुनिया के सबसे घातक तरीन एंटी टैंक मिसाइल है और रिपोर्ट के मुताबिक ये जो नॉन लाइन ऑफ साइट मिसाइल है ये लंबे दूरी तक टारगेटों को निशाना बना सकता है और दोस्तों ये लड़ाई के दरमियान या फिर कहे तो युद्ध के दरमियान दुश्मन के जो आर्मर्ड कॉलम है उसके खिलाफ काफी अधिक इफेक्टिव होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के बेड़े के जो Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर है ये बेसिकली एक मीडियम ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है और जल्द ही इसमें इजरायली स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट मिसाइल मतलब 32 किलोमीटर रेंज वाले एयर टू सरफेस मिसाइलों को लगाया जाएगा। हालांकि दोस्तों इतना नहीं बल्कि ये जो मिसाइल है कुछ स्वदेशी हेलीकॉप्टरों में भी लगेगा। मतलब इंडिया के द्वारा बनाया हुआ रुद्र हेलीकॉप्टर और LCH प्रचंड में भी इन मिसाइलों को लगाया जाएगा। अब दोस्तों अगर इन मिसाइलों के रेंज को ही देखा जाए मतलब 32 किलोमीटर के जो रेंज है ये एयर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के लिए काफी अधिक होता है। बेसिकली ऐसे रेंज का तो शॉर्ट रेंज के एंटी शिप मिसाइल होता है और दोस्तों टैंकों के पास भी जो एयर डिफेंस क्षमता होता है वो इतने दूर तक दुश्मन के टारगेटों को निशाना नहीं बना सकता। मतलब इंडिया के हेलीकॉप्टरों में अगर इतने लंबे दूरी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को लगाया जाएगा तो दुश्मन के जो टैंकों के कॉलम है उसके लिए बचना तो नामुमकिन होगा, जबकि दुश्मन पलटवार भी नहीं कर सकेगा। अब दोस्तों इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक भारत के द्वारा पहले से ही कुछ लिमिटेड संख्या के स्पाइक मिसाइलों को परचेस किया जा चुका है जो कि आर्म्ड हेलीकॉप्टरों में लगाने के लिए ही खरीदा गया था। पर इसे लिमिटेड संख्या में इसीलिए खरीदा गया था ताकि भारत इन मिसाइलों के जगह में अपने खुद के द्वारा बनाए हुए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को ऐसे हेलीकॉप्टरों में लगा सके। भारत के द्वारा भी लॉन्ग रेंज के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के रूप में स्टंट मिसाइल और ध्रुवास्त्र जैसे मिसाइलों का डेवलपमेंट किया जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों ध्रुवास्त्रों को लेके आपको बता दूं कि ये करीब करीब 7 से 10 किलोमीटर रेंज तक जहाँ पे टारगेटों को निशाना बना सकता है तो वहीं पे स्टंट मिसाइल करीब करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकता है। मतलब ये स्पाइक मिसाइल के जैसे उतना रेंज का तो नहीं है, लेकिन दुनिया के ज्यादातर एयर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के मुकाबले में भारत के द्वारा बनाए जाने वाले मिसाइलों का रेंज काफी अधिक होगा। हालांकि इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि भारत के पास इतने रेंज के मतलब स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट मिसाइलों के जैसे रेंज के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को भी डेवलप करने का एक ऑप्शन है और शायद भारत इस तरीके के मिसाइलों के डेवलपमेंट के तहत आगे बढ़ सकता है या फिर इजराइल के साथ समझौते के तहत ऐसे मिसाइलों को लाइसेंसली भारत में भी मैन्युफैक्चर कर सकता है। दोस्तों ये जो स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट मिसाइल का जिक्र किया जा रहा है, असल में इन मिसाइलों को अगर देखा जाए तो ये अन्य इस तरीके के मिसाइल के जैसे रडार या इंफ्रारेड गाइडेंस के ऊपर रिलाय नहीं करता है, बल्कि इसके जगह में स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट मिसाइलों में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर का इस्तेमाल किया गया है, जिस कारण से ये लॉन्च ऑपरेटर के द्वारा टारगेट को देखने में भी मदद करता है। सीकर के अलावा इसमें डेटा लिंक सिस्टम्स का भी इस्तेमाल किया गया है जो कि ऑपरेटर को मिसाइल को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। मतलब मिसाइलों को लॉन्च करने के बाद ऑपरेटर द्वारा मिसाइल को कंट्रोल भी किया जा सकेगा और मिड पाथ में अगर टारगेट को बदलने का आवश्यकता होता है तब भी ये मिसाइल उस काम को अंजाम दे सकता है। और दोस्तों इससे आप लोग समझ चुके होंगे कि ये स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट मिसाइल असल में कितना घातक मिसाइल है। जबकि दूसरी तरफ इन मिसाइलों को अगर Mi-17 जैसे हेलीकॉप्टरों में जोड़ा जाएगा तो ऑब्वियसली इन हेलीकॉप्टरों के ताकत बढ़ेगा। जबकि दोस्तों ये अमेरिका को एक बड़ा झटका होगा क्योंकि अमेरिका के कई सारे मंसूबे इसमें ध्वस्त हो जाएगा। अमेरिका बेसिकली नहीं चाहता है कि भारत रशिया से हथियारों को परचेस करे, पर दूसरी तरफ भारत खाली हथियारों को परचेस नहीं कर रहा है बल्कि रशियन हथियारों को मजबूत भी कर रहा है, और वो भी ऐसे देश के साथ मिलकर जिसे अमेरिका के क्लोज तरीन एलाई कहा जाता है। हालांकि दोस्तों अमेरिका को भारत की तरफ से केवल मात्र स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के द्वारा ही झटका नहीं दिया गया है, बल्कि छोटे आकार के जेट को लेकर भी अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका मिला है। और खाली अमेरिका नहीं बल्कि लगभग वेस्ट के बड़े बड़े देशों को भारत ने एक काफी छोटा संदेश देते हुए बड़ा झटका दिया है। बेसिकली ये झटका सिविल एविएशन सेक्टर के तरफ से है, क्योंकि बताया जा रहा है कि छोटे आकार के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या फिर कहे तो छोटे आकार के एयरलाइनरों के लिए भारत एम्बेरियर और सुखोई कंपनी के साथ मिलकर भारत में एयरक्राफ्टों का लोकल प्रोडक्शन करने के लिए आगे बढ़ रहा है। अब दोस्तों बीते कुछ महीनों में एविएशन सेक्टर को मजबूत करने के लिए भारत की तरफ से यूरोप और अमेरिका की कंपनियों को बड़े बड़े ऑर्डर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक करीबन 500 के
आसपास एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके एयर इंडिया की तरफ से जहां पे बोइंग और एयरबस जैसे कंपनी को ऑर्डर दिया गया है, तो वहीं पे इन एयरक्राफ्टों की संख्या आने वाले समय में 800 से भी अधिक बढ़ सकता है, जो कई $100 बिलियन का डील है। जबकि दूसरी तरफ और एक एयरलाइन मतलब इंडिगो एयरलाइन की तरफ से भी लगभग 500 के आसपास एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर तैयारी किया जा रहा है। और दोस्तों ये जो डील है ये संपूर्ण रूप से अमेरिकी कंपनी बोइंग और यूरोपियन कंपनी एयरबस के जहां पे हाथ में है। तो वहीं पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि भारत रीजनल कनेक्टिविटी को भी मजबूत करने के लिए कुछ छोटे आकार के एयरक्राफ्टों को भी परचेस करना चाहता है, ताकि कम दूरी में और रिमोट एरिया में एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। और दोस्तों एयरबस और बोइंग जैसे बड़े बड़े कंपनी असल में इस तरीके के डील के ऊपर भी नजर गड़ा के रखा था, लेकिन अब खबर में बताया जा रहा है कि एम्बेरियर और सुखोई जैसे कंपनी एक तरीके से ऐसे डीलों को अपने कब्जे में कर चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत एम्बेरियर और सुखोई जैसे कंपनी के साथ मिलकर लोकली इन एयरक्राफ्टों को निर्माण करेगा। पर दोस्तों यहाँ पे एम्बेरियर और सुखोई के लिए भी चुनौती कम नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट चाहता है कि ऐसे प्रोजेक्टों में करीबन 51% इक्विटी इंडियन कंपनी के पास रहे और फॉरेन पार्टनरों को इन एयरक्राफ्टों को केवल मात्र भारत में निर्माण करना नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों अभी से कैसे आगे बढ़ा जाएगा इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन मीडिया में ये भी बताया जा रहा है कि शायद ऐसे एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरिंग को भी गुजरात में ही अंजाम दिया जाए। दोस्तों भारत काफी बड़े मात्रा में एयरक्राफ्टों को खरीद सकता है, इससे लेके तो पहले से ही बड़े बड़े कंपनियों की तरफ से अंदाजा लगाया गया था। और दोस्तों कुछ महीने पहले यूरोप के एरोस्पेस जायंट एयरबस कंपनी की तरफ से एक रिपोर्ट जारी करते हुए बताया गया था कि भारत को कम से कम 2210 नए एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है, और वो भी साल 2040 से पहले। लेकिन हैरानी का बात यह है कि इसमें बताया गया कि 80% तक छोटे आकार का एयरक्राफ्ट होगा, क्योंकि भारत अपने जो अंदरूनी कनेक्टिविटी है उसे मजबूत कर रहा है, और 20% तक बड़े एयरक्राफ्ट होगा जो कि इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और एयरबस की इस तरीके के रिपोर्ट दर्शाता है कि एयरबस का नजर भी भारत के ऐसे महत्वपूर्ण डील के ऊपर है। पर अगर सुखोई और एम्बेरियर जैसे कंपनियों के साथ भारत आगे बढ़ने का डिसीजन ले लिया है, तो ये जो बहुत बड़ा डील था ये एक तरीके से एयरबस के हाथ से अब निकल चुका है। हालांकि बड़े एयरक्राफ्टों को लेकर एयरबस कंपनी को ऑर्डर मिला है, और दोस्तों ये ऑर्डर कई सालों तक यूरोप के अंदर काफी सारा संख्या में जॉब भी जनरेट करेगा। अब दोस्तों फिलहाल ये तो नहीं बताया गया है कि असल में एम्बेरियर और सुखोई कंपनी से कौन से एयरक्राफ्टों को चुना गया है, और क्या इन दोनों कंपनी के एयरक्राफ्टों को ही भारत में निर्माण किया जाएगा या फिर किसी एक कंपनी के एयरक्राफ्ट को निर्माण किया जाएगा। पर एरो इंडिया 2023 एग्जीबिशन के दरमियान के कुछ रिपोर्टों को अगर देखा जाए तो रशिया की तरफ से अपने सुखोई सुपरजेट 100 का ऑफर भारत के सामने रखा गया था, जो कि रीजनल कनेक्टिविटी के लिए एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो 100 के आसपास पैसेंजर्स को कैरी कर सकता है। जबकि एम्बेरियर के द्वारा अपने कई सारे एयरलाइनर एयरक्राफ्टों का ऑफर ऑलरेडी भारत के सामने रखा जा चुका है। इवन एम्बेरियर एयरक्राफ्ट तो भारत में अपने मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को भी तैयार करना चाहता है। एम्बेरियर फिलहाल इसे लेके थोड़ा एडवांस स्टेज में है, और बताया जा रहा है कि भारत के कंपनियों के साथ एम्बेरियर कंपनी के अधिकारियों का बातचीत भी चल रहा है, ताकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है या फिर क्या तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के जो एग्रीमेंट है उसे आसान किया जा सके, और जल्द से जल्द सभी चीजों को रेडी करके गवर्नमेंट के सामने प्रस्ताव को रखा जा सके। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ये रशियन और इजरायली हथियारों को एक साथ जोड़ के भारत के द्वारा वेस्ट को क्या संदेश भेजा गया, और छोटे एयरक्राफ्टों के मामले में डील अगर ब्राजील या रशिया के पास चला जाता है तो इससे अमेरिका और यूरोप के देशों को कितना बड़ा झटका लगेगा, कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।